दोस्तों, टूरिज्म के ऐतिहासिक सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के संग्रहालय के बारे में। दोस्तों, संग्रहालय को इतिहास का भंडार भी कहा जाता है। संग्रहालय वह स्थान होता है जहां हमें कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पारंपरिक और वैज्ञानिक रुचि के विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। यह ज्ञान का काफ़ी अच्छा स्रोत होता है। यह न केवल हमें ज्ञान से परिचित कराती है, बल्कि हमें हमारे देश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, कला, वास्तुकला से भी परिचित कराती है। संग्रहालय में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमें आम लोगों के लिए रखी जाती है। इस चीज़ों के जरिए हम उन यात्राओं को जान सकते हैं जिससे होकर अब तक विकसित दुनिया पहुंची है। भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में संग्रहालय और संस्थानों की एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए अनुसंधान के अवसर प्रदान करना है। संग्रहालय का मुख्य महत्व में से एक खास महत्व भारतीय कलाकृतियों को जनता के लिए सुलभ बनाना भी है। संग्रहालय धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य की वस्तुओं और सामग्रियों को एकत्रित और संरक्षित करते हैं। यह मनोरंजन का एक सुंदर स्रोत होता है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में बढ़ावा देते हैं। संग्रहालय पुरानी कलाकृतियों, मूर्तियों, वस्तुओं, इतिहास आदि का भंडार होते हैं। संग्रहालय अनुसंधान और अध्ययन में भी मदद करते हैं। यह पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण होते हैं। दोस्तों, संग्रहालय कई प्रकार के होते हैं। ललित कलाएं, ऐतिहासिक संग्रहालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, संग्रहालय गृह, पुरातत्व संग्रहालय, सामान्य संग्रहालय। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम मुंबई के 8 महत्वपूर्ण संग्रहालय के बारे में बात करेंगे और उनके ऐतिहासिक महत्व को जानने की कोशिश करेंगे। मुंबई काफ़ी उन्नत राष्ट्र का एक हिस्सा है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और रहन सहन काफ़ी भारत के गांवों और छोटे शहरों से भिन्न है। लेकिन यह भी सच है कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली की तुलना और कॉपी आम लोग भी करना चाहते हैं और करते हैं, और सोशल मीडिया के जरिए इसे काफ़ी तेज़ी से हवा भी मिली। मुंबई के संग्रहालय में एक खास संग्रहालय अंतरंग संग्रहालय है जो युवा और वृद्धों के लिए माना जाता था। यह मानव शरीर, कामुकता और एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए समर्पित था। यह दक्षिण एशिया में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा संग्रहालय था। एड्स मामलों में इजाफा के बाद ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने मुंबई जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी और डॉक्टर प्रकाश सारंग के संयुक्त प्रयासों से साल 2002 में मुंबई में यह संग्रहालय की स्थापना की थी। साल 2008 में संग्रहालय ने गोवा के पर्यटक शहर में स्थानांतरित करने की योजना बनाई और सारंग का यह मानना था कि यहाँ उनके मिशन को बेहतर तरह से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि इसे बंद किया गया था। सेक्स शिक्षा के बारे में यह संग्रहालय लोगों को जागरूक करती है, जहाँ 20 मूर्तियाँ हैं और प्रजनन प्रक्रिया का एक दृश्य मौजूद है। दूसरा महत्वपूर्ण संग्रहालय है सर कावासजी जहांगीर पब्लिक हॉल। यह आधुनिक कला का एक संग्रहालय है। दूसरा महत्वपूर्ण संग्रहालय है सर कावासजी जहांगीर पब्लिक हॉल। यह आधुनिक कला का एक संग्रहालय है और साल 1996 से पहले यह विज्ञान संस्थान का हिस्सा रहा था। इस हॉल का निर्माण साल 1911 में जॉर्ज विटेट ने करवाया था। इसका वित्त पोषण कावासजी जहांगीर ने करवाया था। यह मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित है। साल 1911 में कावासजी जहांगीर को निर्मित किया गया था और इसका नाम सर कावासजी जहांगीर इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्होंने इसके निर्माण के बड़े भाग में बड़ा दान दिया था, जबकि अन्य धनराशि मुंबई के डॉक्टर, अन्य परोपकारी व्यक्तियों सर जैकब और सर करीम भाई इब्राहिम द्वारा दी गई थी। शुरुआती समय में यह कोलाब क्षेत्र में उपलब्ध एकमात्र हॉल था। यह साल 1950 के दशक तक हॉल व्यस्त और विभिन्न तरह से बनाए रखा गया था। एक समय में यह स्थान विभिन्न प्रकार के उपयोगों के खतरे में आ गया था, जिससे कला प्रेमी परेशान हो गए थे
और फिर इसे कार्यात्मक संग्रहालय बनाने के लिए काम किया गया था। अब हम बात करेंगे मणि भवन के बारे में। दोस्तों, यह भवन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ साल 1917 से 1934 तक गांधी जी का निवास स्थान रहा था। यह भवन मुंबई के गामदेवी क्षेत्र के लेवर्नम मार्ग में स्थित है। यह भवन जगजीवन झावेरी का था, जो गांधी जी के मित्र थे। यह समय स्वतंत्रता आंदोलन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा था। इस समय ही असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए थे। इस दौरान इस घर में कई बैठकें हुई थी और देश के बड़े नेताओं ने यहाँ हिस्सा लिया था। जब गर्मी होती थी तो यह बैठकों का दौर छत पर चलता था। मणि भवन में ही महात्मा गांधी ने रुई धुनना सीखा, चरखा काटना सीखा। साल 1919 में जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो कस्तूरबा गांधी के आग्रह पर उन्होंने यहीं पहली बार बकरी का दूध पीना शुरू किया था। यही वह जगह है जहां से यंग इंडिया और गुजराती नवजीवन साप्ताहिक पत्रों के संचालन की जिम्मेदारी निभाई। यहाँ अपने निवास के दौरान उन्होंने कई उपवास रखे और साथियों के साथ सलाह मशविरे किए। 4 जनवरी 1932 को सुबह सवेरे गांधी जी मणि भवन के छत पर थे और उन्हें तंबू से गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर जून 27 और 28 को कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई थी। यह महात्मा गांधी का मणि भवन में अंतिम प्रवास रहा था। मणि भवन के भूतल पर एक लाइब्रेरी है जिसमें महात्मा गांधी और उनके विचारों से जुड़ी 50,000 से अधिक किताबें मौजूद हैं। पहले तल की सीढ़ियां चढ़ते समय आपको दीवारों पर महात्मा गांधी की कई तस्वीरें टंगी हुई दिखेंगी। पहले तल पर एक छोटा सा ऑडिटोरियम है। महात्मा गांधी दूसरे तल पर बैठा करते थे। उस जगह को अब शीशे से सील कर दिया गया है। शीशे के पार देखा जाए तो वहाँ एक चरखे, उनका टेलीफोन और एक छोटा सा हाथ से झलने वाला पंखा नजर आता है। यहाँ पर महात्मा गांधी और पत्नी कस्तूरबा का काटा हुआ एक सूत रखा हुआ है। यहाँ महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं की झांकियाँ हैं। यहाँ पर एक कमरे में रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी एक चिट्ठी है, तो वहीं उसके बगल में सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी एक चिट्ठी भी रखी गई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में है। इसे साल 1996 में जनता के लिए खोला गया था। इसमें प्रसिद्ध कलाकारों, मूर्तिकारों और विभिन्न सभ्यताओं के विभिन्न प्रदर्शनियों और कला संग्रह प्रदर्शित किए जाते हैं। यह कोलाबा में रीगल सिनेमा के पास कुवासजी जहांगीर हॉल में स्थित है। राष्ट्रीय कला का विचार पहली बार साल 1949 में आया था, जिसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, हुमायूं कबीर जैसे नौकरशाहों और स्थानीय कला समुदाय द्वारा आगे बढ़ाया गया था। उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने साल 1954 में 29 मार्च को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शहर के कलाकारों और कला प्रेमियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से NGMM का उद्घाटन किया था। यह गैलरी भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में संचालित और प्रशासित है। यह दृश्य कला और प्लास्टिक कला के क्षेत्र में साल 1857 से शुरू होकर पिछले 120 वर्षों के दौरान बदलते कला रूपों को प्रदर्शित करती है। भारतीय फिल्म प्रभाग, इसे फिल्म प्रभाग के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना भारत की स्वतंत्रता के बाद साल 1948 में की गई थी। यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत पहली राज्य फिल्म निर्माण और वितरण इकाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार के लिए वृत्तचित्र और समाचार इकाई बनाना था, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार के लिए और समाचार पत्रिकाएं बनाना और भारतीय इतिहास का सिनेमा रिकॉर्ड बनाना था। FDI को 4 विंग में विभाजित किया गया था। यह है उत्पादन, वितरण, अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फिल्म महोत्सव। प्रभाग मुंबई में अपने मुख्यालय से वृत्तचित्र पत्रिकाएं, नई दिल्ली से रक्षा और परिवार कल्याण पर फिल्में और कलकत्ता और बेंगलोर की क्षेत्रीय केंद्र
केंद्रों से ग्रामीण भारत पर केंद्रित फीचर फिल्में बनाया जाता था। साल 1990 में इसे मुंबई में वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्मों के लिए वार्षिक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शुरू किया गया था। इसमें सिनेमा का एक संग्रहालय भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय है। इसका उद्घाटन साल 19 जनवरी 2019 को किया गया था। मार्च 2022 में इसका विलय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में कर दिया गया। फिल्म प्रभाग ने मुख्य रूप से सरकारी स्वामित्व वाले टीवी चैनल दूरदर्शन के लिए निर्माण किया था। इसने स्थापना के बाद से 8000 से 5 अधिक फिल्में बनाई और लगभग 5000 फिल्में ऑनलाइन खरीदे और डाउनलोड किए और इसे उपलब्ध कराया गया। नेहरू विज्ञान केंद्र यह भारत का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है। यह मुंबई के वर्ली में स्थित है। इस केंद्र का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। साल 1977 में केंद्र ने प्रकाश और दृष्टि प्रदर्शनी के साथ शुरुआत की थी और फिर साल 1979 में एक विज्ञान पार्क बनाया गया। साल 11 नवंबर 1985 को इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा जनता के लिए खोला गया था। 1977 में नेहरू विज्ञान केंद्र, जिसकी परिकल्पना 60 के दशक के अंत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय के रूप में की गई थी, तब इसे भारत के सबसे बड़े इंटरैक्टिव विज्ञान केंद्र के रूप में अंतिम रूप दिया गया, ताकि इस तरह के सार्वजनिक संस्थानों में दुनिया के रुझानों से मूल खा सके। केंद्र ने साल 1977 में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान दुनिया का पहले विज्ञान पार्क खोला। 11 नवंबर साल 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा पूर्ण विकसित विज्ञान केंद्र को अंततः जनता के लिए खोल दिया गया। यह देश का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है। नेहरू विज्ञान केंद्र में 8 एकड़ का विशाल विज्ञान पार्क है। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, पेड़ और झाड़ियां हैं। यहाँ पर 500 से अधिक प्रदर्शनियां हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, जो नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई का मूल निकाय है, के पास देश भर में अपने 25 विज्ञान केंद्रों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान प्रदर्शनों और अन्य संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की संकल्पना, डिजाइन, विकास और आयोजन के लिए सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा और कुशल जनशक्ति है। यह NCSM के 4 राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान संग्रहालयों में से एक है, जो पश्चिमी क्षेत्र के मुख्यालय के रूप में काम करता है। इसके अंतर्गत नागपुर, कालीकट, भोपाल, धर्मपुर और गोवा में 5 विज्ञान केंद्र हैं, जो भारत के पश्चिमी भाग के लोगों की सेवा करता है। केंद्र आम लोगों और विशेष रूप से छात्रों के लाभ के लिए नियमित रूप से व्यापक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम, गतिविधि और प्रतियोगिता आयोजित करता है। यहाँ 3D साइंस शो का भी आयोजन होता है। केंद्र ने 1977 में अपनी पहली अर्ध-अस्थायी प्रदर्शनी लाइट एंड साइट खोली। इसके बाद साल 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान दुनिया का पहला विज्ञान पार्क खोला। पूर्ण विकसित विज्ञान केंद्र को अंततः 11 नवंबर 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा जनता के लिए खोला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, इसे पश्चिम भारत का प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहा जाता था। मुंबई में एक संग्रहालय है जो प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक समय तक के इतिहास का दस्तावेजीकरण को प्रस्तुत करता है। इसकी स्थापना 20वीं शताब्दी में की गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शहर के प्रमुख नागरिकों द्वारा सरकार की मदद से की गई थी। इसे तब बॉम्बे कहा जाता था। परिसन ऑफ वेल्स जॉर्ज पंचम यूनाइटेड किंगडम के राजा और भारत सम्राट की यात्रा के याद में इसका निर्माण किया गया था। यह गेटवे ऑफ इंडिया के पास दक्षिण मुंबई के केंद्र में स्थित है। यह साल 1998 में इस संग्रहालय का नाम बदलकर मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के नाम पर रखा गया था। यह मुगल शैली और जैन शैली में बना है। यहाँ की वास्तुकला इन शैलियों से बनी हुई है। संग्रहालय की इमारत तार के पेड़ों और औपचारिक फूलों की क्यारियों के बगीचे से घिरी हुई है।
संग्रहालय में प्राचीन भारतीय इतिहास के लगभग 50,000 प्रदर्शन और साथ ही विदेशी भूमि से प्राप्त वस्तुएं शामिल हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कला, पुरातत्व और प्राकृतिक इतिहास। संग्रहालय में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों और गुप्त, मौर्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट के समय से प्राचीन भारत के अन्य अवशेष हैं। यह साल 1904 में पेरिस ऑफ वेल्स भावी किंग जॉर्ज पंचम की यात्रा की याद में इसका निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। 14 अगस्त 1905 को समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया कि संग्रहालय भवन उस भव्यता और ऊंचाई का प्रतीक है जिस पर ब्रिटिश राज अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा था। महान महानगर बॉम्बे का निर्माण कर रहा था। स्थानीय वास्तुकला की सर्वोत्तम शैली के साथ तालमेल रखते हुए कई इमारतों का निर्माण किया गया, जिनमें से बॉम्बे उच्च न्यायालय भवन, बाद में गेटवे ऑफ इंडिया की इमारतें सबसे उल्लेखनीय थी। 11 नवंबर 1905 को प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी और संग्रहालय का औपचारिक नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया रखा गया था। 1 मार्च 1907 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार ने संग्रहालय समिति को क्रिसेंट साइट नामक भूमि का एक टुकड़ा प्रदान किया, जहां अब संग्रहालय स्थित है। एक डिजाइन प्रतियोगिता के बाद साल 1909 में आर्किटेक्ट जॉर्ज विटिट को संग्रहालय भवन का डिजाइन तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। विटिट ने पहले ही जनरल पोस्ट ऑफिस के डिजाइन पर काम किया और साल 1911 में मुंबई के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया। संग्रहालय को काफ़ी फंड मिले। इसमें कोवासरजी जहांगीर ने 50,000 रुपये दिए। संग्रहालय की स्थापना बॉम्बे अधिनियम के तहत रखी गई थी। इस इमारत को विश्व युद्ध के दौरान बच्चों के कल्याण केंद्र और सैन्य अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का उद्घाटन 10 जनवरी 1922 को बॉम्बे के गवर्नर जॉर्ज लॉयड की पत्नी लेडी लॉयड के द्वारा किया गया था। साल 1990 में हेरिटेज बिल्डिंग रखरखाव के लिए इंडियन हेरिटेज सोसाइटी के बॉम्बे चैप्टर द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1998 में संग्रहालय का नाम बदलकर मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय रखा गया। इसके वास्तुकला की बात करें तो उत्खनित ग्रे कुर्ला बेसाल्ट और बाफ रंग की ट्रैकाइट मालात पत्थर से बनी है। यह एक 3 मंजिला आयताकार संरचना है जो एक आधार पर स्थापित गुंबद से ढकी हुई है, जो इमारत के केंद्र में एक अतिरिक्त मंजिल जोड़ती है। पश्चिम भारतीय और सैनिक शैली की वास्तुकला में निर्मित इमारत में एक केंद्रीय प्रवेश द्वार है। इसके ऊपर एक गुंबद है जिसे अच्छी तरह से सफ़ेद और नीले रंग के धब्बों के टाइल किया गया है, जो कमल की पंखुड़ी के आधार जैसा दिखता है। यह इमारत मुगल वास्तुकला से प्रेरित है। इसमें इस्लामी गुंबद का डिजाइन किया गया है। जैन शैली का भी प्रयोग किया गया है। संग्रहालय के संग्रह में ही लगभग 50,000 कलाकृतियां शामिल है। संग्रहालय के संग्रह को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: कला, पुरातत्व और प्राकृतिक इतिहास। संग्रहालय में एक वानिकी अनुभाग भी शामिल है। इसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उगाई गई लकड़ी के नमूने हैं और एक में चट्टानों, खनिजों और जीवाश्मों का एक छोटा स्थानीय भूवैज्ञानिक संग्रह प्रदर्शित है। साल 2008 में संग्रहालय ने 2 नई दरगाह स्थापित की। इसमें कार्ल और महरबाई संग्रह और भारत के सिक्के प्रदर्शित किए गए हैं। कला संग्रह में साल 1915 में प्राप्त सर पुरुषोत्तम मावजी के संग्रह और 1921 और 1933 में दान किए गए सर रतन टाटा और सर दोराब टाटा के कला संग्रह प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में लघु चित्र संग्रह में भारतीय चित्रकला का मुख्य शैलियों जैसे मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी और दक्कनी का चित्र शामिल है। इसमें 11वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी की शुरुआत की पहाड़ी चित्रकलाओं के साथ साथ सल्तनत काल की पेंटिंग्स तक की ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियां शामिल है। संग्रहालय में रखी गई उल्लेखनीय पांडुलिपियों में मुगल सम्राट अकबर के स्टूडियो में चित्रित अनवर सुहेली और मेवाड़ से हिंदू महाकाव्य रामायण के 17 विभिन्न शताब्दी की पांडुलियां सुरक्षित हैं। हाथी दांत अनुभाग में गुप्त काल से पहले की कलाकृतियां हैं।
संग्रहालय में सजावटी कलाकृतियां भी हैं, जैसे कपड़ा, हाथी दांत, मुगल जेट, चांदी, सोना और कलात्मक धातु के बर्तन। इसमें यूरोपीय चित्रों, चीनी और जापानी चीनी मिट्टी के बर्तन स्थित है। यहाँ पुरातत्व अनुभाग है, प्राकृतिक इतिहास अनुभाग है। ब्रिटिश संग्रहालय के निदेशक नील मैकग्रेगर ने किया था, जिन्होंने संग्रहालय के केंद्रीय भाग में विश्व संस्कृतियों पर एक सचित्र व्याख्यान भी दिया था। डॉक्टर भावदाजी लाल संग्रहालय यह मुंबई का सबसे पुराना संग्रहालय है। यह बायकुला चिड़ियाघर, बायकुला ईस्ट के आसपास स्थित है। इसे मूल रूप से 1855 में सजावटी और औद्योगिक कलाओं के खजानों के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में भावदाव लाड के सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया था। जॉन एल फिंस्टर ने साल 1855 में बॉम्बे में पहला संग्रहालय सेंट्रल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोलॉजी, इंडस्ट्री एंड आर्ट्स की स्थापना की। भावदाजी लाल और जगन्नाथ शंकर सेठ की एक समिति बनाई। नई इमारत की नींव 1862 में रखी गई थी। इसे डेविड साइसुन, सर जमशेद सिंह, जीजी भॉय और जगन्नाथ शंकर सेठ जैसे कई धनी भारतीय व्यापारियों और परोपकारी लोगों के संरक्षण में बनाया गया था। साल 2005 में संरक्षण, वास्तुकार विकास डिलीवरी द्वारा बहाल किए जाने के बाद संग्रहालय ने सांस्कृतिक संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता। साल 2016 में संग्रहालय को गुणवत्ता, निरंतर नवाचार और ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वर्ण श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता क्राउन पुरस्कार मिला। इस संग्रहालय में बड़ी संख्या में पुरातात्विक खोज, मुंबई के नक्शे और ऐतिहासिक तस्वीरें, मिट्टी के मॉडल, चांदी और तांबे के बर्तन और पोशाकें हैं। इसके महत्वपूर्ण संग्रह में टाई की 17वीं सदी की पांडुलिपि शामिल है। इसमें प्रतिष्ठित काला घोड़ा प्रतिमा भी है। संग्रहालय के बाहर समुद्र से बरामद अखंड बेसाल्ट हाथी की मूर्ति की स्थापना है, जो एलिफेंटा द्वीप से उत्पन्न हुई। मुंबई में संग्रहालय स्थापित करने का विचार पहली बार 1850 में आया था, जब 1851 में लंदन में क्रिस्टल पैलेस में आयोजित होने वाले पहले सभी देशों के औद्योगिकी कार्यों की महान प्रदर्शनी की तैयारी की जा रही थी। महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट दुनिया के सामने ब्रिटेन के उपनिवेशों की औद्योगिकी कला और शिल्प को पेश करना चाहते थे और वे उत्पादों के व्यापार को इस माध्यम से बढ़ावा देना चाहते थे।